बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और एससीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान भरपूर इस्तकबाल के लिए तैयार है। जहां पुरजोश तैयारियां हैं, वहीं सिक्योरिटी की सूरत हाल से भी आप सब आगाह हैं कि सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजामात किए गए हैं। आज हम टोटली अपने प्रोग्राम में इन डिटेल एससीओ समिट के हवाले से जानेंगे कि कितनी अहमियत का हामिल है, बिलखुसूस इस पूरे खित्ते के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और पाकिस्तान की मेजबानी करना इसकी एक खास अलग अहमियत जो है, इसको भी हम जरूर हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मुख्तसर मैं तारुफ कराना चाहूंगी एससीओ के हवाले से, उसके बाद इन डिटेल इसकी डेप्थ जानेंगे जितने मुआहिदों पर या जितने मुआहिदे अब चलने जा रहे हैं चाइना के साथ। पाकिस्तान की दोस्ती की एक आला मिसाल हमने देखी, सी पैक के हवाले से हमने बात किया कि इसके दूसरे मरहले का आगाज हो चुका है नाज़रीन। अब कितनी डेवलपमेंट्स आगे होने जा रही हैं, इसको तो हम ज़रूर मेंशन करेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ कल होने वाले अहम इजलास को भी हम ज़रूर मेंशन करेंगे। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया से कुछ ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म अपने वफ़ूद के साथ पाकिस्तान में इस वक़्त मौजूद हैं, भरपूर इस्तकबाल उनका किया गया है। और जहाँ हम अपने रिवायती हरीफ भारत की बात करते हैं, तो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा भी अपने वफ़्द के हमरा इस वक़्त इस्लामाबाद में मौजूद है, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। ये स्टेटमेंट कितनी अहमियत की हामिल है या आने वाले वक़्त में पाक-भारत ताल्लुकात के लिए, बिलख़ुसूस सिफ़ारती सतह पे जब हम ताल्लुकात की बात करते हैं या ख़ारिजा अमूर में डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, कितनी अहमियत की हामिल रही एससीओ पाकिस्तान की मेज़बानी करना और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का अपने वक़्त के हमरा पाकिस्तान आना, इसको ज़रूर हम आज के प्रोग्राम में इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ एससीओ के हवाले से अगर आपको बताएँ तो नाज़रीन, ये एक यूरो एशियन सियासी, इक्तिसादी, बैनुल-अक़वामी सलामती और दिफ़ाई उमूर से मुतालिक तंज़ीम है। चीन और रूस ने 2001 में इसकी बुनियाद रखी और ये जोग्राफियाई दायराकार और आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूरेशिया के तकरीबन 80% रकबे और दुनिया की 40% आबादी पर मुहित है। 2023 तक इसके रुकन ममालिक का मजमूई जीडीपी दुनिया के कुल का तकरीबन 32% है। पाकिस्तान जून 2017 में एससीओ का कारकुन बना। 2005 से 2017 तक एससीओ मुबस्सिर रियासत का दर्जा हासिल रहा। आज पाकिस्तान के पास ये एक एहसास है कि इस वक़्त पाकिस्तान एससीओ समिट की मेज़बानी कर रहा है और मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म अपने वफ़ूद के हमरा पाकिस्तान में इस वक़्त मौजूद हैं, जिनका पुरतपाक ना सिर्फ़ इस्तकबाल किया जा रहा है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें इसको हमें मेंशन करना भी ज़रूरी है कि हमारे लिए जहाँ हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, मुआशी बहरान के हल की बात करते हैं, मुआशी सतह पर पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, वहाँ एससीओ समिट या फिर इस कॉन्फ्रेंस की क्या अहमियत है, इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत को बरकरार रखने, पाकिस्तान का इमेज डेवलप करने के लिए कितनी अहम है पाकिस्तान की इस वक़्त ये मेज़बानी, और इसके लिए मज़ीद क्या-क्या तैयारियाँ हैं, इस पर भी हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएँगे। साथ ही साथ जहाँ हम इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत यूँ कहा जाए कि बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं, हम मेज़बानी करें और मेज़बान के जो फ़राइज़ होते हैं, पाकिस्तान इस वक़्त वो फ़राइज़ भी तमाम तर पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ नाज़रीन, खित्ते पर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे, ये हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमने सियासी हलचल, सियासी बेचैनी के खात्मे की बात की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक़्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतज़ामात हैं। इसके साथ-साथ आने वाला वक़्त हमारे लिए कितना चैलेंजिंग या कितना अलार्मिंग हो सकता है, इसको तो हम कंसीडर करेंगे। भारत का पाकिस्तान आना, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का अपने वफ़्द के हमरा पाकिस्तान में आना, क्या आने वाले वक़्त में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत में जो एक रिवायती हरीफ का ताल्लुक हमें नज़र आता है, वो बर्फ़ पिघलेगी या फिर मसला कश्मीर पर कोई डेवलपमेंट हो सकेगी? पाकिस्तान भारत को ये बावर करा सकेगा कि ये एक हल तलब मसला है, इसको हल करने के लिए हम जो इक़दामात कर रहे हैं, उनमें हमारा साथ दे, या कहीं न कहीं कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जहाँ हम बात करते हैं या मसला कश्मीर के हल की बात करते हैं, उसके लिए भी कोई न कोई आवाज़ बुलंद हो सकेगी या नहीं, इसको भी हम ज़रूर कंसीडर करेंगे। नाज़रीन, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते हैं और फिर उनसे इन डिटेल इस इवेंट के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहना चाहेंगे। एडवोकेट सुंदस मलिक साहिबा आईआर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा भी हमें जॉइन कर रही हैं, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे। नाज़रीन, अभी हम एक ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, अपने मेहमानों से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद।
खुशामदीद। और जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि इस पूरे इवेंट की कवरेज के हवाले से ना सिर्फ बात होगी, बल्कि आने वाला वक्त हमारे लिए कितना खातिर ख्वाह सूदमंद साबित हो सकता है इस मेजबानी के बाद, या फिर जितने भी मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं चाइना के साथ, डेवलपमेंट के मुआहदे हैं, इस पर भी हम जरूर रोशनी डालेंगे। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी कहा था कि माशाल्लाह से पूरा दिन हमने देखा कि आप ना सिर्फ इस इवेंट के हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं, बल्कि इसकी एक तरह से भरपूर कवरेज भी करें। सर, मैं स्टार्ट लेना चाहूंगी आज की डिस्कशन में। गुज़श्ता रोज हमने पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से बात की थी। आज हम पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बात करना चाहेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद अपने वफ़्द के साथ, इसको कैसे देखते हैं? इसके आने वाले वक़्त में खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और ये मेरा अपना घर है सच टेलीविज़न, लिहाजा मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि जब भी मैं अपीयर होता हूँ डिफरेंट प्रोग्राम्स में। बात असल में ये है कि जो जयशंकर साहब का तशरीफ़ लाना है ये खुशाइन है, और इसे उनको हम वेलकम कहते हैं। वजह ये कि भारतीय मीडिया जिस तरह से हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए थे बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले से ही एक किस्म की बैशिंग शुरू हो गई थी अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान का मीडिया ज़रा मुख्तलिफ है, और चूँकि ये हमारे ख़त्े की रवायत है कि जब भी कोई मेहमान आता है हम अपनी अता गहराइयों से उनको वेलकम करते हैं, और जो प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है हम उनको प्रोटोकॉल देते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि पिछली जितनी भी इस तरह की समिट्स हुई हैं उसमें भारत की जो शिरकत है वो वर्चुअल शिरकत रही है। आपको याद होगा कि कज़ाकिस्तान में जो शिरकत हुई उसके अंदर नरेंद्र मोदी साहब के बिहाफ पे जयशंकर साहब ने तकरीर पढ़ी, और उसके बाद फिर हमें ये भी समझना चाहिए कि भारत के ऊपर एक वेस्ट का प्रेशर है, और वो ये चाहते हैं कि उनकी लो ग्रेड प्रेजेंस हो, चाहे वो ब्रिक्स का मामला हो या एससीओ का मामला हो, बिकॉज़ ब्रिक्स और एससीओ को वो एंटाई वेस्ट तंजीमों के तौर पे लेते हैं। लेकिन हमें साथ साथ हमें ये भी अंदाज़ा है कि इस वक्त भारत जो है वो एक वीक पोजीशन के ऊपर है, और जब मैं कहता हूँ वीक पोजीशन के ऊपर है तो उसके अंदर बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। अगर आप रियासती तौर पे भारत को देखें तो भारत के अंदर जो मोदी साहब की रिजीम है वो इतनी पावरफुल नहीं है जिस तरह से माजी में पावरफुल थी, सीट्स उनको कम मिली हैं। फिर भारत के अगर माशरे को देखें तो पोलराइज्ड है, फ्रेगमेंटेड है, तो वहाँ पे भी वीकनेस आपको शो होती है। तीसरा ये कि पाकिस्तान के बारे में जितनी उन्होंने बैशिंग और एक ख़ास किस्म का बयानिया बनाया था, अब उस बयानिए को रिवर्स करना उनके बस की बात नहीं है, लिहाजा मीडिया पे उनको कहना पड़ता है कि पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात पे बात नहीं होगी, हालांकि इसके इम्कानात मौजूद हैं, और क्यों मौजूद हैं उसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। खित्ते की सतह पे अगर आप देखें तो इस वक्त भारत तन्हाई का शिकार है, या कम अज़ कम मैं ये कहूँगा अगर हम ये तन्हाई का शिकार न भी कहें तो जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके अंदर ग्रीवेंसेस हैं भारत की पॉलिसीज़ के हवाले से। श्रीलंका को आइलैंड के ऊपर मसला है, बांग्लादेश में रिजीम चेंज हो गई है, मोहम्मद मिज़ू की तहरीक इंडिया आउट की हमारे सामने है, नेपाल नक्शे लेकर अपने बैठा हुआ है, और इसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं भूटान वगैरह वो चाइना की तरफ देख रहे हैं कि चाइना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और फिर जिस तरह से सार्क डॉर्मेंट फेज़ के अंदर भारत की हठधर्मी की वजह से गया है, जिसके बायस एक नाउमीदी यहाँ पे पैदा हुई, और भारत ने कोशिश की माजी में कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे। फेटफ में वो बहुत एक्टिव नज़र आया, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन के पीछे आपको भारत नज़र आता था। उसके अलावा रीजनल फोरम में चाहे बिम्स्टेक का मसला हो या फिर कोलंबो कनक्लेव का मसला हो, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई, लेकिन अपनी पॉलिसीज़ की वजह से चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी और जियो इकनॉमिक्स की बात की वजह से जो पड़ोसी ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अगर इंटरनेशनल सतह पे देखें तो भारत फिर अंडर प्रेशर है, एक तरफ वेस्ट का प्रेशर है। बात करें ना कि अगर इस वक्त हम इंटरनेशनल सतह पे देखें कि भारत तन्हाई का शिकार है, अंडर प्रेशर है, मैं सुंदस मलिक साहिबा से गुजारिश करूंगी कि वो इसी कंटिन्यूटी में बात को आगे बढ़ाएं। जहाँ तक इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है, I second what Dr. Munawwar has said कि ये एक बड़ी मसला बनता जा रहा है भारत के लिए, जो ये एक अपनी एडवर्सेरियल पॉलिसीज को परसू करना चाह रहे हैं all around the world, whether that be within the region or whether that be with powers such as the US and China. तो ये इनको अभी इसका बड़ा महंगा पड़ रहा है इस किस्म का स्टांस लेना, इस किस्म का एडवर्सेरियल स्टांस लेना। और जो जयशंकर साहब का विजिट है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी हाउ पाकिस्तान हैज वेलकम्ड हिम, बिकॉज इससे हमने अपना ज़र्फ दिखाया है, ना सिर्फ अपना ज़र्फ दिखाया है बल्कि अपनी मेहमान नवाजी दिखाई है कि दिस इज हाउ अ गेस्ट नीड्स टू बी वेलकम।
not the way our foreign minister कहते हैं ना मेजबानी के was कुछ आदाब welcomed. होते हैं, हमें तो उन आदाब को पूरा करना है। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन आदाब को ना सिर्फ पूरा किया बल्कि बढ़ चढ़ के, चाहे हमारे कहते हैं ना कि आपके दरवाजे पे कोई भी आ जाए आपका, चाहे वो एक एडवर्सेरियल पावर ही हो, लेकिन उसकी मेहमान नवाजी हम पर फर्ज है, एंड दैट्स हाउ we have dealt with them, and that is how we will deal with them with all guest protocols that they deserve. लेकिन जहां तक बात है, अभी आपने अपने इंट्रो में भी मेंशन किया कि कश्मीर का मसला एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, एंड आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव, मेरा अपना भी ताल्लुक कश्मीर से है, एंड आई एम ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि जब तक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की बात नहीं की जाएगी तब तक किसी किस्म की इकोनॉमिक कोऑपरेशन या प्रोग्रेस के तरफ हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमेशा इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ना सिर्फ हॉल्टर होंगे बल्कि उनके अंदर मजीद कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की जो है वो पॉसिबिलिटी रहती है। हम हिंदुस्तान की तरफ से देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया इस विजिट को या इस दौरे को कैसे पोर्ट्रे करना चाह रहा है, लेकिन again it is a huge achievement on behalf of Pakistan, on behalf of the government, that they have gathered all these leaders of the region on under one umbrella, and they want to show the world. I think it is a मैं very डॉक्टर strong. अकीला से गुजारिश करूंगी कि इसको कंटिन्यू करें। अभी सुंदर साहिबा एक बात कर रही थी डॉक्टर अकीला, जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया इसको जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है, मुझे लगता है कि शायद ये भारतीय मीडिया का एक वतीरा है या उनकी रिवायत का एक हिस्सा है कि जब भी पाकिस्तान की बात आती है या पाकिस्तान का जिक्र होता है, चाहे बाहमी ताल्लुकात के हवाले से हो या किसी कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से हो, वो हमेशा पाकिस्तान के लिए बैशिंग वर्ड्स यूज करते हैं या पाकिस्तान को बैश करने की कोशिश करते हैं या ट्रोल करते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ये ना सिर्फ हमारी एक फराख दिली हम इसे कहेंगे, बल्कि एक जेस्चर हमने दुनिया को शो किया कि हम सबको बराबर ट्रीट कर रहे हैं। हमारे लिए चाहे हमारा दोस्त है या दुश्मन है, अगर वो हमारे दर पे है, हमारे घर पर आ रहा है, तो हम उसके लिए वेलकमिंग है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हुमा, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की तालिब इल्म होने की हैसियत से मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इस तारीखी मौके पर मैं इस प्रोग्राम के फोरम से मैं इस पे बात करूं। अच्छा, जहां तक बात है भारतीय वजीर ख़ारजा जयशंकर साहब के हमारे इस शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, हमारे यहाँ आना इनका, ये बहुत खुशाइन बात है। मुझसे पहले भी दोनों लोगों ने, दोनों मेहमानों ने जिस तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया, ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस पे बात की। इसमें मैं इस चीज़ का इजाफा करना चाहूँगी कि जयशंकर साहब जो है वो सिर्फ एक इंडिया को नहीं नुमाइंदगी उसकी कर रहे, बल्कि वो पूरी एक थॉट प्रोसेस की एक जो पूरी पॉलिसी है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि उस पॉलिसी में अब इतनी जान है, इतना दमखम है कि वो इन्हें इस फोरम पे ले आई है। ये एक पूरी एक इंटरनेशनल या जिसको कहते हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ये उसका एक बड़ा ही अहम नुक्ता है कि वो इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और वो अपने ना सिर्फ अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं बल्कि एक पूरे स्कूल ऑफ थॉट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये दिस इज व्हाट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है डॉक्टर अकीला, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर थोड़ा सा हम इसको एक और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि जहां डॉक्टर मुनव्वर हुसैन ने ये बात मेंशन की थी कि हम ये देखते हैं कि अगर भारत बहुत बड़े-बड़े दावे करता है या दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत का दावेदार है वो कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं, लेकिन ओवरऑल उसका इमेज अगर ग्लोबली देखा जाए तो खातिर ख्वाह हमें नजर नहीं आता है। वो तन्हाई का शिकार है या फिर अंडर प्रेशर है। आने वाला वक्त क्या भारत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर है भारत की निस्बत, अगर हम इस खित्ते को पूरे को कंसीडर करें इस वक्त। इसको हमें जरा थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना होगा और एक डिफरेंट लेंस से देखना होगा। आप देखिए कि इस वक्त दुनिया ट्रांसफॉर्मेशन के एरा में है और हमारे सामने ऐसी एग्जांपल सेट हो चुकी हैं जिसमें रीजनलिज्म जो है वो प्रमोट हो रहा है। जैसे यूरोपियन यूनियन है, जैसे अफ्रीकन यूनियन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस है, फिर इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस वक्त जो है वो हाईलाइट हो रही हैं और इसी की वजह से मुख्तलिफ खित्तों ने तरक्की की है और यूरोप की तरक्की हम सब के लिए एक मिसाल है। लेकिन इसमें अगर ये सारे मुल्क इकट्ठे होंगे, अभी ब्रेक के जाने बढ़ने का कहा जाए। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं,
गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। अभी डॉक्टर अकीला जो बात कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, मैं चाहूंगी उसको तो साथ हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। ओवरऑल भारत के इमेज को हम डिस्कस कर रहे थे दुनिया में, और उसका कंपैरिजन हमने डेवलप किया पाकिस्तान के इमेज पर और आने वाली सूरत हाल पर। बिलखुसूस इस खित्ते की सूरत हाल, सीपैक अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है, मुख्तलिफ याददाश्त मुआहदों पर दस्तखत हो चुके हैं। कितनी डेवलपमेंट देख रहे हैं आने वाले वक्त में आप? देखिए, मैं एक दो जुमले सिर्फ भारत के हवाले से कहूँ। देखिए, भारत मिडिल रेंज पार से ऊपर है। भारत का जो उनके जो टारगेट्स हैं वो ये कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में सिस्टेमिक लेवल के ऊपर अपना किरदार अदा करें, जबकि पाकिस्तान के जो अहदाफ हैं वो अपने रीजन तक की हद के हैं। और फिर भारत इस वक्त इंटरनेशनली भी अंडर प्रेशर है। जो कुछ कनाडा में आपने देखा, उनके पुलिस के कमिश्नर ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा हमारे पास सबूत हैं कि जो हरदीप सिंह का जो मर्डर हुआ है उसमें इंडिया के हाई कमिश्नर और 5 और डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व हैं, उन्होंने उनको मुल्क से बदर कर दिया है। तो इस तरह के प्रेशर्स नज़र आते हैं। और फिर अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर आपको नज़र आता है कि वो कहते हैं कि एससीओ के अंदर या ब्रिक्स के अंदर आप अपनी शमूलियत को ज़रा कम रखें। आप हमारी जो स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन आकस है उसके आप मेंबर हैं, ना नेटो अलाए हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो ब्रिक्स के ममालिक हैं वो भी भारत को शक की निगाह से देखते हैं। अब आ जाते हैं CPEC-2। CPEC-2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। CPEC-2 से पहले तो मैं ये कहूँगा कि रशिया की जो हैवी डेलीगेशन 76 मेंबर पर मुश्तमिल पाकिस्तान आया है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनका जो इकनॉमिक कॉरिडोर है उसका हिस्सा बने, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की वो बात करते हैं। अब CPEC-2 के अंदर 2 बड़े अहम ममालिक हैं जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें सऊदी अरब और UAE। ये CPEC-2 का हिस्सा हैं। उसके बाद दूसरी तरफ आपको टर्की और रशिया नज़र आते हैं जो मिलिटरीली भी पावरफुल हैं, पॉलिटिकली भी साउंड हैं और फिर रिसोर्सेज के हवाले से भी बड़े तकड़े ममालिक हैं। तो आप समझ सकती हैं कि जो कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है वो आगे जा रहा है और ये असिस्ट करेगा पाकिस्तान और चाइना के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को, लिहाजा वाइब्रेंट ज़्यादा। और यहाँ पे मैं ये बात कहूँगा भारत के लिए कि आप पाकिस्तान के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। और ये सवाल उठेगा उनके लोगों की तरफ से कि आपने जो बयानिया जारी किया और आपने कहा कि पाकिस्तान हमारे यहाँ दहशत गर्दी करवाता है और फिर आप चल के पाकिस्तान भी जाते हैं, तो आपने क्या पाया और क्या खोया? मैं समझता हूँ ये वो टाइम है जहाँ पे जब तक पेरिफेरल बयान आ जाता है जिसको आपने मेंशन कर दिया। जी, जब तक ये ममालिक पड़ोसी आपस में ताउन नहीं करेंगे, जब तक जो स्ट्रक्चरल इंपीरियलिज्म है वो टूटेगी नहीं, और जब तक टूटेगी नहीं ये इलाका तरक्की नहीं करेगा। भारत अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकता कि ग्लोबल रीच उसकी हो जब तक पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी ममालिक के साथ साथ मिल के न चले। और मुस्तकबिल एशिया का है, इसको एशिया का फ्यूचर कहा जा रहा है। इस वक्त जो वेस्ट है, ग्लोबल नॉर्थ है, वो डिक्लाइनिंग पोजीशन पे है और भारत को समझना होगा कि जो ग्लोबल साउथ है वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, ग्लोबल साउथ अपने अवाम के साथ खड़ा है, ग्लोबल साउथ गुर्बत को मिटाने की बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहा है और कनेक्टिविटी एंड ट्रेड की बात कर रहा है और अपने सियासी और सिक्योरिटी इशूज़ को रिजॉल्व करने की बात कर रहा है। सबको साथ मिलकर ही इन तमाम तर चैलेंजेस को फेस करना है और इन पर काम करना है। सुंदर साहिबा, इसको थोड़ा सा हम एक और पैराए में बढ़ाएं अगर गुफ्तगू को, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा हम इसको भी डिस्कस करें कि क्या भारत, आपको लगता है कि अब ये रियलाइज कर सकेगा कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, या फिर पाकिस्तान को तनहा करके उसको कुछ नहीं मिलेगा? जी देखिए, बात ये है कि भारत की जहाँ तक कंसर्निंग पॉलिसीज की बात है, तो एज आई लाइक टू कॉल इट देयर चाणक्य पॉलिसी दैट हैज फेल्ड मिजरेबली। वो बुरी तरह से उस पॉलिसी ने मार खाई है। हमें ये नजर आता है कि भारत ऑल्दो अपने आप को प्रोजेक्ट इस तरह करना चाहता है कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन उनकी राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन से लेके और बाकी जो इंटरनल उनके पॉलिटिकल इश्यूज हैं या उनके जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर मुनव्वर ने, कि अपने पड़ोसियों से बैर लेकर किसी भी किस्म की पॉलिसी को प्रोग्रेसिव पॉलिसी को नहीं अपनाया जा सकता और ना उस तरह बढ़ा जा सकता है। और आई थिंक दे आर certainly आफ्टर जो फॉल ऑफ शेख हसीना है, उसके बाद वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि भारत ने अब तक जो एक किस्म की इंस्टिगेटिव पॉलिसीज को अपनाया अपने पड़ोसी ममालिक में, उनको ना वहाँ की गवर्नमेंट्स वेलकम करती है, ना वहाँ की अवाम वेलकम करती है और ना उनकी अपनी अवाम वेलकम करती है, क्योंकि इन पॉलिसीज के चलते
हमें सिर्फ एक डिक्लाइन नजर आ रहा है उनकी अपनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर. तो आई थिंक दे आर लर्निंग, बट आई थिंक दे नीड टू लर्न क्विकली and they need to proceed quickly and they need to retract this policy or retract this rhetoric जो वो पाकिस्तान के खिलाफ या बांग्लादेश के खिलाफ वो से बाहर नहीं निकलेंगे, शायद वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे किसी भी महाज पे. इस खित्ते की सूरत हाल को तो बदलना बहुत दूर की बात, वो भारत के अंदर की सूरत हाल भी नहीं बदल सकेंगे. जी बिल्कुल, ये अगर इसी चलते रहे तो दे would not be, because हम ना सिर्फ इस रीजन के अंदर, बट हम अगर वेस्ट की तरफ भी देखें तो वेस्ट इज वेरी हेजिडेंट टू पार्टनर विद इंडिया एट अ प्लेस वेयर दे कैन से कि इंडिया हमारा पार्टनर है, बिकॉज उनको पता है कि ये एक एक्सट्रीमिस्ट एथनोसेंट्रिक एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट वाली गवर्नमेंट इस वक्त बैठी हुई है भारत में मोदी के अंडर. और मोदी जो है वो अनफॉर्चुनेटली ही नाइदर हैज द पॉलिटिकल और एकेडमिक एक्यूमेन टू अंडरस्टैंड कि जब आप किसी रीजन की प्रोग्रेस की बात करते हो तो उसके अंदर ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात होनी चाहिए, बल्कि उसकी तरफ ये जो हम फाइटिंग वर्ड्स वाली बात करते हैं इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए और हमें एक फ्रेंडली टोन के अंदर अपने पार्टनर्स के साथ एंगेज करना पड़ेगा. डेफिनेटली बहुत जरूरी है, जिस तरह से आप बात करिए कि फ्रेंडली टोन के अंदर अपने पार्टनर्स ना सिर्फ और सिर्फ अपने हमसाया ममालिक नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते का सोचना है. ग्लोबल कनेक्टिविटी को हमने प्रमोट करना है. डॉक्टर अकीला, इसको कंटिन्यू करेंगे. एससीओ कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ही लम्हे हमारे पास बाकी हैं. एससीओ कॉन्फ्रेंस में जेर गौर आने वाली कौन सी तजावीज हैं और कौन कौन सी तजावीज आपकी नजर में बहुत अहमियत की हामिल है? जी, मेरे ख्याल में तो जो क्योंकि इसका आगाज इफ्तिताह हो चुका हुआ है, लेकिन अब सबकी नजरें जो हैं वो डिक्लेरेशन के ऊपर हैं कि आखिर में जो आखिरी जो डॉक्यूमेंट कंक्लूड होगा उसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, उसको बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से और बड़े ही जिसको विजनरी कहते हैं, विजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूड करने की ज़रूरत है, जिसमें सियासी, इक्तिसादी, माशी और दिफाई तमाम अमूर को जो है वो दर्जा बदर्जा और एक सिस्टमेटिक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स को ज़हन में रखते हुए ये आगे बढ़ना होगा. जैसे कि डॉक्टर मुनव्वर ने कहा कि ये जो एशिया है, अब ये पाकिस्तान दुनिया का मुस्तकबिल है और उसमें पाकिस्तान की जो अहमियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता. और ये जो कनेक्टिविटी का ये जो चैनल बना है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम मौका है और इसे खुदा करे कि ये बाकी जो रियासतें हैं और जो हमारी हमसाया रियासतें हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें. इसमें सिर्फ एक भारत ऑड है क्योंकि उनके जो पॉलिसीज़ हैं उनका क्लैश रहता है हमेशा नेबरिंग कंट्री से, लेकिन अब मौका है कि उनको समझ लेना चाहिए कि हम वी कैन नॉट चेंज नेबर्स, वी कैन नॉट चेंज अवर फ्रेंड्स एंड फोर्स, वी हैव टू चूज देम वेरी वेरी वाइजली. लेकिन ये है कि अब इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इस खित्ते में अमन लेके आया जाए और जो इक्तिसादी अमूर हैं, जो हमारे सियासी अमूर हैं, गुर्बत को कम करना है, जो एनवायरनमेंट के इशू हैं, जो आपस के जो बॉर्डर्स के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए, जिसमें कश्मीर का मसला सबसे इम्पोर्टेंट है. इसको भी इस वक्त इंतहाई दानिशमंदी के साथ और इंतहाई नताइज के हामिल के साथ हमें फैसले लेने की ज़रूरत है. यकीनन बहुत जरूरी है. डॉक्टर साहब इसको कंटिन्यू कीजिएगा. ये बड़ी अहम बात है कि इस वक्त हमने ये नहीं देखना कि हमारे मुल्क में क्या सिचुएशन है या किसी दूसरे मुल्क को क्या मसला है. हमने इस पूरे खित्ते को लेकर चलना है कि इस खित्ते के क्या चैलेंजेस हैं, उनको किस तरह से फेस करना है, या फिर उनसे निब्रत आजमा होने के लिए हमें एक पेज पर होना कितना जरूरी है. इसके लिए जहां इक्तिसादी ताउन जरूरी है, वहीं तिजारती बुनियादों पर भी मेरा ख्याल है कि डेवलपमेंट्स होंगी तो शायद ये जितनी बर्फ है हमें रवैयों में जो नजर आती है वो पिघल सी करेगी. देखिए, हमारे जो तजारत का जहाँ तक मामला है ना, गुर्बत को मिटाना सबसे अहम इशू है और वो तजारत के ज़रिए से और इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से ही होगा. इनफैक्ट आपकी जितनी भी तजारत है वो इनडायरेक्ट हो रही है, भारत के साथ इनडायरेक्ट होती है, वो यूएई से गुजर के आती है, बड़ी कॉस्टली होती है हमारे लिए भी, उनके लिए भी. ईरान के साथ बिकॉज बैंकिंग लिंकेज आपका नहीं है, लिहाजा वहाँ पे आपका मसला स्मगलिंग का भी है. बाकी तजारत जो ऑफिशियल हो रही है वो $1.5 बिलियन के करीब है, हालांकि जो हमारा पोटेंशल है $5 से $10 बिलियन का है. आ जाते हैं, मुझे उम्मीद है जयशंकर साहब का आना, एक तो ये बहुत अच्छा है, दूसरा मोदी रिजीम के अंदर अमित शाह और जयशंकर की प्लेयर हैं और आपको पता है कि जो मोदी साहब के जो सियासी अहदाफ हैं उनको आर्टिकुलेट करना काम ही जयशंकर साहब का है, बल्कि हिंदुत्व के एजेंडा को रैशनलाइज वही करते हुए नज़र आते हैं. और फिर माजी में ऐसा ट्रेंड है, जब वाजपेयी साहब तशरीफ़ लाए थे 2003-4 में,
تو یہی باتیں تھیں کہ ہماری آپس کی بات چیت نہیں ہوگی، سائیڈ لائن پہ بات چیت ہوئی اور بات آگے چلی. ششما سوراج صاحبہ اسی طرح اسی فورم پہ تشریف لائیں تھی پاکستان، اور بات یہ تھی کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے، لیکن سائیڈ لائن پہ بات ہوئی، وہ بات ذرا آگے نہیں چل سکی. تو امید یہ کرتا ہوں کہ بھارت چونکہ اس وقت ٹربل سچویشن میں، ساؤتھ ایشیا کو اس وقت ضرورت ہے اس امر کی کہ آپس میں مل کے معاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ، تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر ساتھ میں جو بین الاقوامی سیاست ہے اور خطے کی سیاست ہے اس میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. تو وہ یہ سارے عوامل اس وقت بھارت کو اس نہج پہ اور پاکستان کو لائیں گے کہ بات چیت کر کے اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں. صرف ایک اس میں صرف آخری جملہ اس میں صرف ایک رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ یہ ایک صرف رکاوٹ ہے. رکاوٹ صرف یہ ہے کہ جو پاکستان کے خلاف بیانیہ بنایا، اس بیانیہ سے غالباً بی جے پی کی حکومت ڈرتی ہے کہ اگر وہ اوپنلی یہ ڈکلیئر کریں گے کہ ہم بات چیت کی طرف جا رہے ہیں تو لوگ سوال اٹھائیں گے کہ آپ نے ہماری سینڈ سازی پاکستان کے خلاف کی تھی، اب آپ بات چیت کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال میں آپ کی جانب لے کر آؤں گی. جس طرح سے ابھی آپ نے بھی ایک بات مینشن کی کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے کی سیاست میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. سر، خطے کی سیاست کی تبدیلی کیا اس خواب کو چکنا چور کر سکتی ہے جو نیا بیلٹ بننے جا رہا ہے، جس کو آپ نے بھی مینشن کیا اور ڈاکٹر عقیلہ نے بھی مینشن کیا؟ کیا یہ گریٹر اسرائیل کے خواب کو توڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بات خطے کی جب میں سیاست کی بات کر رہا ہوں اور دنیا کی سیاست میں، تو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. خود آپ دیکھیں نا، جو بھارت کے قریبی ممالک تھے وہ چین کی گود میں چلے گئے، ان کے تعلقات پاکستان سے بہتر ہو رہے ہیں. امریکہ کے جتنے بھی الائے تھے وہ رشیا سے بھی تعلقات بہتر کر رہے ہیں، ان کی تجارت اس وقت چین کے ساتھ بھی چل رہی ہے، بھارت کے ساتھ بھی چل رہی ہے. تو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اور جو گلوبل ساؤتھ ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں گریٹر اسرائیل، تو اپنی جگہ پہ کنیکٹیوٹی کو روکنے کے لیے، چائنیز کے پروجیکٹ کو روکنے کے لیے، پاکستان، چائنا، یہ جتنا بھی سی پیک یا بی آر آئی کو روکنے کے لیے آپ نے وہ سنا تھا کہ بیٹر ورلڈ کا ایک کانسیپٹ آیا تھا، وہ ابھی تک پریکٹیکل شیپ نہیں لے سکا. آئی میک کا کانسیپٹ تھا، وہ غزہ وار کی وجہ سے وہ بھی چلا گیا. تو گریٹر اسرائیل سہانے خواب ضروری ہیں. آپ حزب اللہ کی ایک، لبنان کی ایک انچ نہیں لے پائے اور آپ گریٹر اسرائیل بنانے جا رہے ہیں. اور پھر جو کل پرسوں کا جو اٹیک ہوا ہے جس میں ان کے آرمی چیف کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اور تقریباً ان کے 67 سے زیادہ فوجی زخمی ہیں، اور جس کے لیے ان کے آرمی ایکس چیف اور ان کے ایکس پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ اس سے زیادہ سرپرائزز دے گا، بہتر ہے کہ اس وار کو یہیں ختم کیا جائے. یقیناً ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب. آپ سمیت اپنے تمام مہمانوں کو نہ صرف ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنے قیمتی تجزیے اور قیمتی وقت ہمیں دیا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہیں گے، اور یہی بات ہم مینشن کرتے ہوئے دکھائی دی اپنے پروگرامز میں بھی، اپنی ٹرانسمیشنز میں بھی، کہ ایس سی او کانفرنس کا پاکستان میں ہونا یہ نہ صرف پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے بلکہ ایک بہت خوشائن قدم ہے پاکستان کے امیج کو گلوبل ورلڈ کے سامنے پیش کرنا. کہ جس طرح کا امیج ڈیولپ کیا گیا ہے دشمن قوتوں کی جانب سے، پاکستان اس وقت جس طرح سے اس کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے، بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں، اقدامات کیے گئے ہیں، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کا امیج آنے والے وقت میں مزید انشاءاللہ بہتری کی جانب جائے گا. آپ سے چاہیں گے اجازت، اللہ کے بعد.